हाँ भाई, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गया था। अब उस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, थ्रस्ट, प्रेशर, बुयंसी एंड फ्लोटेशन, उसको चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर। लिखिए बच्चों, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये थ्रस्ट क्या बला है। ठीक, ये थ्रस्ट क्या बला है। ठीक, तो बच्चों थ्रस्ट फोर्स की जैसा है। फोर्स के जैसा क्या? फोर्स ही है। क्या है? फोर्स है। लेकिन कब? जब फोर्स सरफेस के राइट एंगल पे लगे। कैसे लगे? फोर्स सरफेस के राइट एंगल पे लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये एक फ्लैट सरफेस है। क्या एक फ्लैट सरफेस है? इसके ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रखा है? आ रही बात समझ में? तो जो सरफेस पे इसका वेट जो लगेगा सरफेस पे, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगा। ऐसा mg, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है mg, डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगा। तो सरफेस की एक ऐसा होगा परपेंडिकुलर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इस फोर्स को बोल सकता हूं थ्रस्ट। क्या बोल सकता हूं? थ्रस्ट। तो फोर्स क्या है? आ जाओ आ जाओ। फोर्स क्या है? सिंपली, अगर फोर्स आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगे तो उस फोर्स को क्या बोल सकता हूं मैं? थ्रस्ट। आ रही बात समझ में? तो फोर्स सिंपली क्या है? चौक। चौक यही था ना, डब्बा वो दे वहां है। ये लो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो फोर्स क्या लगे? अगर सरफेस के क्या लगे? परपेंडिकुलर लगे तो वो क्या होगा? थ्रस्ट। ठीक, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को दबाता नहीं खराब हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर बोर्ड को मैं ऐसे सरफेस परपेंडिकुलरली प्रेस किया, फोर्स कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं? थ्रस्ट। तो लिखिए डेफिनेशन। तो लिखिए थ्रस्ट इज सिंपली a force which acts perpendicular to the surface. लिखिए थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब बताओ, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है, और ये फोर्स लग रहा है F1। सेम सरफेस है, ये फोर्स लग रहा है F2। सेम सरफेस है, ये फोर्स लग रहा है F3। बताओ इनमें से थ्रस्ट कौन है? कौन है? F1, क्योंकि वो सरफेस से क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये सब कुछ एंगल बना रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? तो हम लोग इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्स, अपना थ्रस्ट। समझ में आ गया? पक्का? जैसे एक रॉकेट है। क्या है? रॉकेट। इसरो लिख देते, नहीं तो आप लोग समझोगे नहीं। ठीक है, रॉकेट है। क्लियर? अब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो आपको पता है इससे एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड निकलते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और जो सरफेस पे रखे रहता है, जो सरफेस पे रखे रहता है, एग्जॉस्ट गैसेस इसके जो सरफेस के कैसे निकल रहे हैं? परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो इसको अपवर्ड मोमेंटम भी लगेगा, अपवर्ड फोर्स इस पे लगेगा इसके कारण। तो वो क्या पैदा होगा इसमें? थ्रस्ट। क्या पैदा होगा बच्चों? थ्रस्ट। अप थ्रस्ट। क्या हो रहा है इसमें? लग रहा है अप थ्रस्ट, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो जब भी फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको क्या बोल देंगे अपन? थ्रस्ट। क्लियर है बात? पक्का? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट था हमारा क्या बच्चों? प्रेशर। अगला पॉइंट क्या था? प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है? ठीक, सपोज आप लोग ये फील किए होगे, अगर आप क्या करें, एक वुडन ब्लॉक लें और उसमें एक उल्टा करके खीला गाड़ दें। उल्टा करके खीला गाड़ दिए। ठीक, या फिर आप एक ब्रश ले लें जिसमें खूब सारे स्टील का ब्रश रहता है ना बच्चों, खूब सारे पिन रहते हैं उसमें निकले हुए, है ना?
जिसको उल्टा करके मारते थे आप लोग को बचपन में, ठीक है वही। तो स्टील का ब्रश है, ठीक, दो चीजें। अब अगर आप एक बलून लिए, क्या लिए, बलून, और इसके ऊपर रखे, किसके ऊपर, ये सिंगल नेल के ऊपर, और सेम बलून को आप किसके ऊपर रखे, वायर ब्रश के ऊपर, कब फूटेगा, सिंगल वाले में फटेगा ना भाई। बलून का मास यहां भी m है, बलून का मास यहां भी m है, बलून का मास यहां भी m है, बलून का मास यहां भी m, सेम बलून है सपोज। तो बलून का वेट यहां भी डाउनवर्ड होगा mg, बलून का वेट यहां भी डाउनवर्ड होगा mg। मतलब बलून सरफेस पे फोर्स इक्वल लगा रहा है, इसमें भी mg फोर्स लगा रहा है, इसमें भी mg फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स सेम लगाने पे भी इफेक्ट तो अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है ना। एक जगह फुट जा रहा है बलून, एक जगह फुट नहीं रहा है, तो कुछ तो एक ऐसा इफेक्ट है ना जो अलग आ रहा है, ठीक। और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, अंतर क्या है यहां पर जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत छोटा सा है, पॉइंट साइज है, कांटेक्ट एरिया क्या है, बहुत छोटा सा। तो पूरा का पूरा जो फोर्स है, बलून का जो वेट है, वो एक छोटे से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक, एकदम छोटे से पॉइंट पे। और यहां पर जो वेट है वो ये सारे हेड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हो गया, सारे हेड्स पे क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो चुका है, यहां के लिए बढ़ चुका है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ चुका है, ठीक। तो कोई तो एक ऐसा इफेक्ट यहां हो रहा है ना जो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक जगह बलून फूट जा रहा है, एक जगह बलून फूट नहीं रहा है। तो उसी को बताने के लिए फिजिक्स में हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं वो होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। बलून इसलिए फटा यहां पर क्योंकि उसको प्रेशर ज्यादा महसूस हो रहा होगा, प्रेशर ज्यादा महसूस हो रहा होगा। बलून यहां इसलिए नहीं फटा कि उसको प्रेशर यहां पर कम महसूस हो रहा होगा, ठीक। अब प्रेशर यहां ज्यादा क्यों है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम। यहां प्रेशर कम क्यों है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा। मतलब मैथमेटिकली मैं ये बोल सकता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, ठीक। तो बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है ताकि प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए। तो सपोज मैं यहां से हटा दिया प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू, नीचे तो ए लिख दिया, यहां कांस्टेंट क्या चीज है, एम की एमजी, एमजी ना, एमबी सेम है वैसे, लेकिन फोर्स हम लोग को यूज करना है। यहां पर सेम क्या है बच्चों, फोर्स। सेम क्या है, फोर्स। जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेम। तो यहां पर कांस्टेंट जो टर्म है उसको लिख लेते हैं बच्चों फोर्स। और ऐसा वैसा फोर्स नहीं, फोर्स कैसा होना है, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो अभी पढ़े हैं। मतलब इसको फोर्स भी नहीं बोलते, क्या बोल देते बच्चों, थ्रस्ट। क्या बोल देते बच्चों, थ्रस्ट। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। आ रही बात समझ में, कि अगर आपको सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है तो आप उस फोर्स को सरफेस, टोटल सरफेस से डिवाइड कर दोगे। तो पर यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है पता चलेगा, वही क्या बताएगा, प्रेशर। तो प्रेशर को क्या बोल सकते हैं बच्चों, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। जैसे आप लोग एग्जांपल देता हूं, अभी हम लोग बैग टांगते हैं, बैग टांगते हैं तो बैग जितना भारी रहता है उसके हिसाब से हमारे कंधों पे क्या लगता है, फोर्स। क्यों, कंधे पे स्ट्रैप्स रहते हैं। अगर हम लोग स्ट्रैप्स पतला वाला यूज करते हैं, ट्यूशन वाला बैग रहता है ना जो पतला धागा वाला ऐसा है ना, तो वो इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर निशान पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा। क्यों, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, स्ट्रैप पतला सा है। लेकिन हम लोग मोटा अगर स्ट्रैप इस्तेमाल करें तो यहां पर प्रेशर क्या लगेगा, कम, प्रेशर क्या लगेगा, कम। समझ आया बात, क्यों, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो सेम बैग का भार तो उतना ही है, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। समझ में आया, वेट हम लोग उतना ही उठा रहे हैं लेकिन प्रेशर क्या फील हो रहा है, कम, ठीक। आ रही बात समझ में। जैसे आप एक रेत देखो, रेत, रेत जानते हो ना, मिट्टी तो खेलेंगे बचपन में, खाए भी है ना। तो अगर आप रेत में अपनी एक उंगली ऐसे रखोगे और उसको प्रेस करोगे तो उंगली धस जाएगी, उंगली धस जाएगी ना। क्यों धस जाएगी, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक छोटे से एरिया पे एक्ट कर रहा है, कांटेक्ट बहुत कम एरिया में हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो आपकी उंगली पेनिट्रेट कर जाएगी, कर जाएगी।
लेकिन अगर आप क्या रखोगे, अगर आप सपोज आप अपना हथेली ऐसा करके रखते हो रेत में और प्रेशर लगाते हो तो कम दबेगा ना, थोड़ा मोड़ा अंदर जाएगा लेकिन कम। क्यों? आप फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो, लेकिन अभी एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, ज्यादा। समझ में आया? एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा आपको, कम। ठीक है, तो प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम नोट करते हैं, लिखिए बच्चों प्रेशर का डेफिनेशन। तो लिखिए प्रेशर इज डिफाइंड as pressure is defined as thrust acting per unit area, thrust acting per unit area। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख लेंगे, P से डिनोट करते हैं बच्चों, प्रेशर बराबर क्या होगा, थ्रस्ट बाय एरिया। क्लियर है बात, समझ में आई बात? क्या होगा, थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक, अब पते की बात, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है जानते हो? स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है जानते हो? स्केलर जिसका डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बताओ प्रेशर क्या है, स्केलर की वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या है इसका, कैसा? वो तो फोर्स का है, थ्रस्ट का डायरेक्शन है। प्रेशर पूछ रहा हूं, प्रेशर का क्या डायरेक्शन है? प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आ रही बात समझ में? प्रेशर को वेक्टर के हिसाब से ऐड भी नहीं करते, प्रेशर को वेक्टर के हिसाब से ऐड, हाँ, प्रेशर के कारण फोर्स जो जनरेट होता है ना, प्रेशर के कारण एरिया में एक फोर्स लगता होगा, हाँ, उसका डायरेक्शन होता है। उसका डायरेक्शन क्या है, होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज आप एक बलून फूला है, क्या फूला है, बलून, तो बलून के अंदर जो होगा एयर प्रेशर पे होगी, बलून फूला है तो अंदर एयर प्रेशर में होगी, तो वो क्या करना चाह रही होगी, एस्केप करना चाह रही होगी, तो वॉल्स ऑफ बलून में ऐसे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कैसा, परपेंडिकुलर, ऐसा फोर्स लगाएगी बच्चों बाहर की तरफ। तो मैं क्या बोलूंगा, बलून के अंदर प्रेशर सपोज P है, बलून के अंदर प्रेशर कितना है, P, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस प्रेशर के कारण जो बलून के वॉल पे फोर्स लग रहा होगा ना, वो कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? तो प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है, थ्रस्ट लगता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, प्रेशर क्या है, लिखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखिए। ठीक, प्रेशर क्या है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, समझ में आया? आ रही बात समझ में? क्लियर? आगे बढ़े, दूसरा चीज, अब इसका यूनिट देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, इसका एसआई यूनिट। तो देखो, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है ना, फोर्स को क्या में नापते हैं, न्यूटन, फोर्स को नापते हैं बच्चों अपन न्यूटन में, और एरिया को क्या में नापते हो, मीटर स्क्वायर में। क्या में नापते हो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी नापते हैं ना, मीटर स्क्वायर में क्या में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पास्कल। क्या बोलते हैं प्यार से, पास्कल। ठीक, तो एक पास्कल मतलब क्या होगा, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक मीटर स्क्वायर एरिया में एक न्यूटन फोर्स लग रहा है। समझ में बात, पक्का, क्लियर है? पास्कल एक छोटा यूनिट है, लेकिन पास्कल क्या यूनिट है, छोटा यूनिट। जनरली प्रेशर जो होता है, नॉर्मल प्रेशर की जो बात करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब 10⁵ पास्कल ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, बड़ा वैल्यू होता है। ओके, बट पढ़ेंगे अभी, चिंता मत करो, घबराओ मत। ये समझ आया कि नहीं आ गया? तो प्रेशर क्या है बच्चों, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला हो गया, फोर्स निकालेंगे वो, उसको डिवाइड कर देंगे जो एरिया गिवन है उससे, तो क्या जाएगा, प्रेशर। क्या जाएगा बच्चों, प्रेशर। उसके बाद उसका क्वांटिटी का टाइप कैसा है, स्केलर, वेक्टर नहीं है, क्या है, स्केलर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। फिर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों,
पास्कल। अब एक पास्कल को डिफाइन कर लेते हैं, पास्कल को क्या कर लेते हैं, डिफाइन, ताकि दिमाग में आइडिया तो रहे। जैसे आपको मैं बोलूंगा 1 मीटर, तो दिमाग में आइडिया है ना 1 मीटर कितना होता है। एक आपको बोलूंगा 1 किलो, तो दिमाग में आइडिया है ना 1 किलो कितना होता है। तो वैसे ही अपने को क्या याद रहना है, एक पास्कल बोलने से दिमाग में आइडिया रहना है कि एक पास्कल बोलने से कितना। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ पास्कल। लिखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ पास्कल। ठीक, तो देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया। सपोज अगर किसी सरफेस में थ्रस्ट लग रहा है 1 न्यूटन, कितना थ्रस्ट लग रहा है बच्चों, 1 न्यूटन, और वो सरफेस एरिया जिसमें 1 न्यूटन थ्रस्ट लग रहा है वो है 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट के जगह डालूंगा 1, एरिया के जगह डालूंगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 पास्कल। ठीक, तो इसी से पास्कल डिफाइन हो गया। एक पास्कल क्या होता है, जब 1 न्यूटन का थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना, 1 न्यूटन का थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, 1 पास्कल। समझ आया, तो इसको वर्ड्स में नोट कर लेते हैं। तो लिखो, व्हेन 1 न्यूटन of force is distributed over 1 मीटर स्क्वायर of area, we say 1 Pascal of pressure is exerted by the force। ठीक, आ रही बात समझ में। When 1 Newton of force is distributed over 1 मीटर स्क्वायर of area, we say 1 Pascal of pressure is exerted by the force। ठीक, क्लियर है बात। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा। ठीक, अब इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, लिखिए, नोट कर लो पहले। कर लिए नोट, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना ना बच्चों, जहां भी, पीला लोग पक्का। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना था, हाँ, अब लिखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर। ठीक, या एग्जाम्पल, या बोल सकते हैं एप्लीकेशन। जब भी चीज फिजिक्स में हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, कोई नई चीज को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग उसका एप्लीकेशन खोजते हैं कि इसका अपना फायदा कैसे उठा सकें। ठीक है, तो देखते हैं अपने को प्रेशर के बारे में जो नॉलेज है उससे अपने को फायदा क्या क्या मिलेगा। ठीक, पहला फायदा, कुछ एग्जाम्पल जो मैं बता दिया हूं पहले वही लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रैप्स ऑफ बैकपैक, straps of backpack are made wide to reduce pressure। ठीक है बच्चों, straps of backpack are made wide to reduce pressure। स्ट्रैप आपका जितना पतला रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, स्ट्रैप जितना मोटा रहेगा उतना प्रेशर कम लगेगा। तो बैग खरीदने जाओगे तो आप ये मत देखिए कि स्पाइडरमैन बना है कि बारबी बना है, सब मत देखिए, क्या देखोगे, स्ट्रैप मोटा है कि पतला है। अपने को उसी से फायदा, और कोई चीज से मतलब नहीं है। यार क्या कलर है यार, वेट ही कम हो गया है कलर पहनने से, तो है ना, ऐसा मत करना। क्या देखोगे आप कि उसका स्ट्रैप पतला है कि मोटा है नहीं, अमेरिकन टूरिस्टर का है लेकिन स्ट्रैप बारीक सा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको लटका के घूमना मत। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, एक और एग्जाम्पल क्या रहता है, देखो हम लोग अगर रेती में चलेंगे, अगर हम लोग क्या में चलेंगे, रेत में चलेंगे बच्चों, तो हमारा पैर दर्द करेगा। रेत में दौड़ना देखो ना कितना मुश्किल होता है, दौड़े हो कि नहीं दौड़े हो, खेलो ना। तो रेत में दौड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ऊंट क्या है, दिन भर चलते रहता है बढ़िया, चाप चाप के चलते रहता है बढ़िया, पानी पी लेता है एक बार में और घूमते रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों, क्या अंतर है, हाँ उसका पैर वाइड रहता है, जो उसका खुर रहता है ना, खुर नीचे पैर के नीचे,
खुर, वो उसका क्या रहता है, वाइड। ठीक, क्या रहेगा, वाइड, जिससे कारण से वो क्या रखता है, जब वो जमीन पे पैर रखता है तो प्रेशर क्या होता है, कम अप्लाई होता है, वो फोर्स ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रेशर कम होने के कारण रेत में वो धंसता नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या लिखो, कैमल हैज wide feet, therefore it does not sink in sand। ठीक, समझ में आया? लिख लो ये भी। ठीक है, अपन सब्जी काटते हैं चक्कू से, चक्कू कैसा होना चाहिए, शार्प की ब्लंट, शार्प, शार्प होना चाहिए। जैसे ब्लेड अपन देखते हैं पतला सा रहता है, या पेपर भी देखे हो, कई बार तो पेपर पलटते रहते हैं, कई लोग का स्किन इतना पतला रहता है कट जाता है। तो पेपर का किस हिस्से से कटता है, फेस से कटता है कि एज से कटता है, एज से। क्यों, एज का बच्चों क्या है, सरफेस एरिया कम। या चाकू को भी शार्प रखने का मतलब क्या है, चाकू शार्प होने का मतलब है उसका एरिया क्या रहेगा, कम। तो एरिया कम रहेगा तो हम लोग हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण सब्जी पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, तो वो आसानी से कट जाएगा। आ रही बात समझ में, आसानी से कट जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये लिख सकते हो क्या, नाइफ, नाइफ्स एज, नाइफ की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना, नाइफ्स एज इज मेड शार्प टू exert more pressure on क्या, more pressure on vegetables। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, नाइफ एज इज मेड शार्प टू exert, exert लिखा है बच्चों, exert। ठीक है, exert more pressure on vegetables। ठीक है, खीला ठोके हो कभी जीवन में अपने, ठीक, खीला ठोकते हैं तो उसका जो एज रहता है वो कैसे रहता है, पॉइंटेड, कैसे रहता है, पॉइंटेड। अगर ब्लंट हो जाए तो घुसता ही नहीं है, मुड़ जाता है खीला, देखोगे आप। ठीक है, तो अपन ये भी एग्जांपल ले सकते हैं क्या, क्या ले सकते हैं, द एज ऑफ नेल आर मेड pointed, are made pointed to exert more pressure, to exert more pressure so that it can be easily driven। ठीक है, इट कैन बी इजिली ड्रिवन, ठोकने मतलब ड्रिवन। ठीक है, ड्राइव करने का मतलब ठोकना, छोड़ो ये सब नहीं सोचते है ना, ड्रिवन मतलब नेल को ठोकने को नेल ड्राइव करना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? और एक आध एग्जांपल आप लोग सोच सकते हो, कुछ बताओ। चार तो मैं बता दिया, एक दो बता दो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, नहीं बताओगे? हाँ बताओ, बोलो, तुम बोलो, हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। जैसे अपन खेत में गाड़ी चलाते हैं, कौन सा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का चक्का देखे हो, आदमी से चौड़ा रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? क्योंकि खेत की मिट्टी क्या रहती है, एकदम नरम रहती है। क्या रहती है, नरम। कीचड़ रहता है, वैसे ही पानी रहता है वहां। तो अगर आप वहां पर अपना बाइक पतला चक्का वाला या साइकिल फोटोन जो पतला चक्का वाला रहता है वो लेके उतर गए तो गड़ जाएगा जमीन में ही, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ट्रैक्टर का जो चक्का रहता है वो एकदम वाइड रहता है, तो वो जो जमीन पे प्रेशर लगाता है वो क्या लगाता है, कम, जिससे कारण वो चलने लगता है। आ रही बात समझ में? और कई बार अगर चक्का फंस भी जाता है ना ट्रैक्टर का, तो क्या करते हैं पता है, जैसे सपोज ये ट्रैक्टर का चक्का है, ऐसा ये मोटा चक्का है, अब ये सपोज जमीन में धंस गया है, तो क्या कर देते हैं, एक पट्टा बांध देते हैं यहां चक्का में, क्या बांध देते हैं, पट्टा। तो जब ये घूमता है और पट्टा जमीन पे आता है ना, तो पट्टा एकदम वाइड रहता है, तो वो धंसता नहीं है। तो उसके सहारे फिर जब ये चक्का गोल घूमता है तो इसके ऊपर उठ जाता है।
और चक्का जो धंसे भी रहता है वो कहां जाता है, बाहर। तो वहां भी हम लोग क्या का इस्तेमाल करें, प्रेशर को, जमीन के साथ प्रेशर को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के। समझ में आया बात। तो इसीलिए ट्रैक्टर के जो चक्के रहते हैं वो क्या रहते हैं, वाइड। या आप जो भी बड़े बड़े गाड़ियां हैं, जो डंफर्स वगैरह हो गए, जो आप लोग देखते होंगे, वो सबके चक्के कैसे रहते हैं, वाइड। क्योंकि उन लोग भारी हैं, पतला चक्कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धस जाएगा, इसलिए उनके चक्के क्या रहते हैं, वाइड। समझ में आया बात। चलिए लिखिए इसको। पांचवा पॉइंट है ना, तो लिखिए व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर मेड wide so as to reduce pressure on ground. ठीक, और भी एग्जांपल है, आप लोग अपने फ्री टाइम में लेट के सोचिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ आते हैं। किसकी तरफ, न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनवा रहा हूं, इसमें वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बनवा देता हूं आप लोग को। ठीक है, इसके बाद लिक्विड प्रेशर पढ़ेंगे आगे। देखिए, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल लिख लेना है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्या है बच्चों, क्यूबॉइड, लकड़ी का क्यूबॉइड। ठीक, लग रहा है क्यूबॉइड जैसा है, नहीं भी लग रहा है तो मान लो क्या है ये, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है। सपोज इसका हाइट है 2 मीटर, इसका लेंथ है 10 मीटर, और इसका विड्थ है 3 मीटर। क्लियर है बात। और इसका कुछ मास भी है, इसका मास है सपोज 2 किलो। कितना मास का ये, 2 किलो का है। ठीक, अब इस क्यूबॉइड को मैं जमीन में कैसे भी रख सकता हूं ना, 3 तरीके से रख सकता हूं। ऐसे भी रख सकता हूं जैसे रखा हुआ है, जो इसका बेस क्या होगा, 10 वाला और 3 वाला, ये जमीन पे है। ऐसे भी रख सकता हूं ना, जमीन में ये टच होगा। ठीक, या इसको ऐसे खड़ा करके भी रख सकता हूं। क्या करके रख सकता हूं, खड़ा करके। खड़ा करके रखूंगा बच्चों तो क्या होगा, ये जो लो वाला बेस है, ये वाला आ जाएगा, अब जमीन से टकरा जाएगा। ऐसा खड़ा रखूंगा तो, आ रही बात समझ में। इसको खड़ा कर दिया तो ये जो 3/2 वाला है, ये 3/2, ये 3 और ये 2, अब ये जमीन से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है। अभी भी इसका मास तो चेंज नहीं किया, मास अभी भी कितना है, 2 kg है। मेरे को बताओ, फोर्स जो जमीन पे लग रहा है इन दोनों केसेस में, इसको ऐसा सुला के रखूं या इसको खड़े करके रखूं, सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फोर्स अलग अलग लग रहा है। वाह यार, जबरदस्त। फोर्स क्या होता है, फोर्स तो वेट के बराबर होता है ना भाई। 2 किलो ऐसा सुला के रखो, इसको खड़ा करके रखा तो 5 किलो का हो गया क्या। वेट तो अभी भी सेम होगा ना, वेट क्या होगा, अभी भी सेम। हाँ, लेकिन प्रेशर जमीन में क्या होगा, अलग। क्यों, क्योंकि अभी ये वाला जो सरफेस है वो बड़ा है, 10/3 का है। 10/3 बोलने से सरफेस कितना है, 30 मीटर स्क्वायर का है। कितना है, 30 मीटर स्क्वायर का। तो अभी जो इसका वेट है वो 30 मीटर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आ रही बात समझ में। लेकिन जब इसको खड़ा करके रख देंगे तो इसका जो बेस है वो कितना हो रहा है, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। बेस कितना हुआ बस इसका, 6 मीटर स्क्वायर, और इसका जो वेट होगा वो 6 मीटर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, और यहां पर प्रेशर कम। क्यों, एरिया क्या है, ज्यादा। समझ में आया, क्लियर है। तो आप कंपास बॉक्स को अपने सीधे रख लो या खड़ा करके रखो, वेट दोनों सेम लगा रहा होगा। वेट क्या लगाएगा, सेम। हाँ, लेकिन प्रेशर क्या लगाएगा बच्चों, अलग अलग। क्लियर है बात, पक्का। जैसे आप अभी कहां कुर्सी में बैठे हो ना, कुर्सी में बैठे हो तो आप लोग को प्रेशर क्या लग रहा है, कम, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा। अभी एक दोस्त आपका खड़ा हुआ और उसके पीछे राउंडर रख दो, उसको बैठने बोलो, पेरेंट्स को मत बताने। हाँ, तो उसको प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेशर कितना लग रहा होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों केस में प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो देखो बच्चों, तो फर्स्ट केस में, पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या करते हैं बच्चों,
सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब यहां पर थ्रस्ट क्या होगा? जितना वेट है उसका, जितना क्या है उसका वेट। तो वेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों? mg अपॉन एरिया। तो मास कितना दिया है? 2 किलो। जी का वैल्यू 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। क्या ले लेते हैं अभी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया कितना है अभी कॉन्टेक्ट वाला? 30 मीटर, क्योंकि 10/3 फ्लोर पे रखा हुआ है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है? 30। तो ये आ जाएगा 30। इससे ये कट गया, कितना है बच्चों? 2/3 पास्कल। समझ में आया? तो पहले केस में प्रेशर कितना है? 2/3 पास्कल। पहले केस में प्रेशर कितना है? 2/3 पास्कल। सेकेंड केस में कितना है? प्रेशर बराबर फिर से क्या लिखेंगे? वेट बाय एरिया। वेट अभी भी कितना होगा? 2 इंटू 10 mg के बराबर होगा। 2 इंटू 10। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अब कितना है? 6। तो 2 कितना जा? 3 जा। तो कितना है बच्चों? 10/3 पास्कल। कौन बड़ा? 2/3 की 10/3? आ रही बात समझ में? तो वेट दोनों का सेम है, सेम ऑब्जेक्ट को रख रहे भाई, वेट चेंज नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं कि एक को मून में ले गए, दोनों अर्थ पे ही है, तो दोनों का वेट क्या है? सेम। दोनों का वेट सेम है, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? अलग अलग। तो कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा, और ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में प्रेशर क्या लग रहा है? कम। जैसे आपको टीचर है, आप कोई छोटा बदमाशी की हो तो स्केल को सुला के मारते सीधा, ठीक। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा बड़ा बदमाशी की हो तो स्केल को क्या करते? खड़ा। उल्टा उल्टा करेंगे तो भी तो वही स्पीड है ना, क्या कर देते हैं? खड़ा। खड़े स्केल से मारते हैं ना, तो खड़े स्केल से ज्यादा लगता है कि बैठा स्केल से? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो कम एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर क्या लगेगा बच्चों? ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो ये प्रैक्टिकल करने कौन आ रहा है? चलो, ठीक है, आगे बढ़े। वो आइए, देखो इसको मार खाना है। इस घर में पर्याप्त मार नहीं मिल रहा है क्या? ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया आपको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में? प्रेशर क्लियर है? ठीक। तो प्रेशर का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है जो हम लोग को बनाना रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम बचा है तो कितना बचा है? अरे अभी बचा है टाइम, ठीक है। अगला लिखो, प्रेशर इन अ लिक्विड। लिखिए बच्चों, प्रेशर इन अ लिक्विड। ठीक, आ रही बात समझ में? देखते हैं लिक्विड में प्रेशर क्या होता है। सपोज ये एक कंटेनर है। क्या है बच्चों? कंटेनर। और कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी। कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक। अब आप बताइए, अगर यहां कंटेनर के बीच में मैं सपोज एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यूब, ऐसा छोटा सा एक क्यूब डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? एक छोटा सा क्यूब। क्या पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हमेशा क्या में रहते हैं? हमेशा मोशन में रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या में रहते हैं? मोशन, मूव करते रहते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल इस सरफेस से टकराएंगे, इसके साइड वाले से, ऊपर से भी टकराएंगे, नीचे से भी टकराएंगे, इस साइड से भी टकराएंगे, सब साइड से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? ठीक। और जब ये इससे टकराएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पानी के बीच में रखा हुआ है, सब तरफ से आकर टकराएंगे। और टकराने के बाद ये तो मूव नहीं करेगा, टकराने के बाद इन लोग वापस चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो पानी के मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है। आ रहे हैं मोमेंटम से, फिर चले जा रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया मोमेंटम का? तो मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? हुआ चेंज। मोमेंटम चेंज होता है कब? सेकेंड लॉ, जब फोर्स लगता है। मोमेंटम चेंज कब होता है? जब फोर्स लगता है। तो जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स आके टकरा के वापस जा रहे हैं और इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है इन पानी के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहा होगा। तो एवरी एक्शन एज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो पानी के मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये जो क्यूब है हमारा बच्चों, ये जो हमारा क्यूब है, इसको सब तरफ से फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। सब तरफ से क्या लग रहा होगा? फोर्स। और ये फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है कि नहीं आ रहा है? हर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? और इसका एक सरफेस एरिया भी है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है ना 6a²। क्या है? सरफेस एरिया भी है। तो इसको एक प्रेशर फील हो रहा होगा कि नहीं होगा? फोर्स अपॉन एरिया लग रहा होगा।
तो लिक्विड के इनसाइड भी बच्चों ऑब्जेक्ट को क्या महसूस होता है? प्रेशर। ठीक, ऑब्जेक्ट को क्या महसूस होता है? प्रेशर। ठीक, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? बार बार कोलाइड होते हैं। बार बार क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। किससे कोलाइड करते हैं? सरफेस, जो भी सरफेस, जिस सरफेस को घेर के रखें, तो उस सरफेस से बार बार जाके टकराते हैं। तो टकराते हैं तो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करते हैं? फोर्स। तो उसको क्या महसूस होता है? प्रेशर। जैसे ग्लास है, ग्लास है कि नहीं ग्लास है? अब ग्लास में पानी भर के आप रखे हो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसके वॉल से भी टकरा रहे होंगे कि नहीं टकरा रहे होंगे? टकरा रहे होंगे। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वॉल्स पे भी क्या लग रहा होगा? प्रेशर। वॉल्स पे भी क्या लग रहा होगा बच्चों? प्रेशर। जैसे पाइप वाइप हाई प्रेशर के कारण फट गया, बोलते हो, सुने होगे ना आप, प्रेशर ज्यादा था तो फट गया। तो क्या होगा? अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका शायद काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो दीवार से टकरा रहे होंगे पाइप के, और क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, जिसके कारण प्रेशर लग रहा होगा और उसके कारण पाइप फट गया। आ रही बात समझ में? तो लिक्विड क्या करता है? जिस कंटेनर में उसको रखे हैं उसके वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है, या लिक्विड में आप कोई ऑब्जेक्ट डुबा भी दो तो उसके ऊपर भी वो क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक, क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर। तो लिक्विड के अंदर भी क्या लगता है बच्चों? प्रेशर। अब प्रेशर ज्यादा लगेगा, कहां कम लगेगा? जितना नीचे जाऊंगा उतना ज्यादा लगेगा, कि जितना नीचे जाऊंगा उतना कम लगेगा, ये अपन देखेंगे। लेकिन प्रेशर तो लगेगा। आ रही बात समझ में? और प्रेशर कैसे लगेगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, सब तरफ से, चारों डायरेक्शन से, ऊपर नीचे आगे पीछे सामने, इससे सब डायरेक्शन में, आठों डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। बात समझ आएगी? नहीं, आठ नीचे है। ठीक है, समझ में आया बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? इसको आगे बढ़े तो इसको एक पॉइंट लो, ये डायग्राम बना लो। क्या बना लो? डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, बना लिए? सुंदर मत बनाओ, बस समझ जाओ ऐसा बनाओ। ठीक है, चलिए अब देखो, तो अपन एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों इसके बारे में कि अ लिक्विड exerts pressure, a liquid exerts pressure on the walls of container, on the walls of container it is kept in. पहला चीज, a liquid exerts pressure on the walls of container it is kept in. दूसरा बात, also if an object is immersed in liquid it will experience क्या बच्चों? प्रेशर। इट विल एक्सपीरियंस प्रेशर। समझा? इट विल एक्सपीरियंस प्रेशर। जो ऑब्जेक्ट को भी लिक्विड अंदर डुबाओगे तो वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा? प्रेशर। ठीक, समझ में आया इतना चीज? अब इस प्रेशर का वैल्यू निकालते हैं। शायद ये सिलेबस से आप लोग हटा चुका है प्रेशर का फॉर्मूला, शायद रोजीएच वाला है फॉर्मूला आप लोग में, बुओयंट फोर्स का है शायद वी रो जी, लेकिन प्रेशर का इक्वेशन हटा है। लेकिन अपन डिराइव करके देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बाद में कभी फ्यूचर में काम आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? अब देखो, तो लिखो प्रेशर इनसाइड लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लिक्विड। अब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्रेशर इनसाइड लिक्विड।
देखो, पहले तो कुछ बात बताना चाहता हूं आप लोग, ठीक है बच्चों? हम लोग भी लिक्विड के अंदर है कि नहीं? लिक्विड नहीं, फ्लूइड के अंदर है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? हम लोग भी किसके अंदर है? फ्लूइड के अंदर है। क्योंकि आपको पता है हम लोग अर्थ में है, ये हम लोग है सपोज, इतने बड़े नहीं है लेकिन नाच भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे है ना। आ रही बात समझ में? हम लोग अर्थ जो है एक जैकेट ऑफ एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है कि नहीं हुआ है? और एटमॉस्फेयर भी क्या है? एयर है, फ्लूइड जैसे ही तो है। जैसे मछली लोग क्या बोलते होंगे? पानी को हवा ही बोलते होंगे तो तैर रहे हैं। अरे वैसे हम लोग हवा में तैर नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी फ्लूइड तो है ना। तो बच्चों ये फ्लूइड हमारे ऊपर प्रेशर लगाता होगा क्या? एयर लगाता है ना। एयर भी हमारे ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है बच्चों, ठीक है। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो सेम जो फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं किसके लिए? अभी लिक्विड के लिए डिराइव करने वाला हूं, वो सेम फॉर्मूला इसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है। आ रही बात समझ? सेम फॉर्मूला हम लोग किसमें लगा सकते हैं? इसमें लगा सकते हैं। देखो कैसे, ले लो तो अभी से आ गया पढ़ने। हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है, हल्ला नहीं करो। तो देखो अब सपोज, अरे ये आपका कंटेनर है, क्या है बच्चों? कंटेनर। और यहां तक लिक्विड बना है, ये लिक्विड की क्या है बच्चों? फ्री सरफेस। लिक्विड की क्या है बच्चों? फ्री सरफेस, ठीक। अभी मान के चलना एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी क्या मान के चलना? एटमॉस्फेयर नहीं है, बाद में मानेंगे, वो एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या मान के चलना? एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको प्रेशर महसूस होगा? नहीं, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? नहीं। तो यहां पे प्रेशर क्या है बच्चों? मैं बोला 0। यहां पे प्रेशर कितना है? 0। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब क्या करना, एक कॉलम एज्यूम करना। क्या एज्यूम करना बच्चों? एक कॉलम। ये कॉलम ऐसा रहेगा कि इसका एरिया क्या है? ए। कॉलम का एरिया क्या है? ए। और इस कॉलम का हाइट क्या है? एच। कॉलम का हाइट क्या है बच्चों? एच, ठीक। अब सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ये पूरे कॉलम का, पानी का जो कॉलम है उसका वेट को महसूस करेगा कि नहीं करेगा? यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो पूरे पानी के वेट को महसूस करेगा। तो अपन निकालते हैं ये इतने बार बड़े कॉलम का वेट क्या होगा। तो देखो वेट क्या होगा वाटर का? मास ऑफ वाटर इंटू जी। क्या होगा बच्चों? मास ऑफ वाटर इंटू जी। अब आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी पानी का जो डेंसिटी है या जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी है इंटू इसका वॉल्यूम। तो देखो मास के जगह लिखा रो इंटू वी। क्या लिखा बच्चों? रो इंटू वी। वी क्या है? वॉल्यूम। इंटू क्या लिखा? जी। अब देखो डेंसिटी तो डेंसिटी है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख सकता हूं बच्चों मैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की जगह लिखा ए इंटू एच, और दूर में क्या है? जी। आ रही बात समझ में? तो ये वेट का फॉर्मूला आया कि नहीं आया? ठीक। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रेशर कितना लग रहा होगा? फोर्स बाय एरिया। तो वेट तो डब्ल्यू है, एरिया को मैं इधर ले जाता हूं तो डब्ल्यू बाय ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू बाय ए बराबर क्या आया? रो जी एच। डब्ल्यू बराबर क्या आया? डब्ल्यू बाय ए बराबर क्या आया? रो जी एच। डब्ल्यू बाय ए को क्या बोल सकता हूं? प्रेशर। तो प्रेशर कितना आया? रो जी एच। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो अगर यहां पॉइंट का प्रेशर 0 है,
प्रेशर कितना है बच्चों? 0। फ्री सरफेस का प्रेशर कितना है? 0। तो आप जितना हाइट नीचे जाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलोंग, जी के अलोंग, जितना हाइट क्या जाएंगे, सरफेस के नीचे जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। उतना प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वैल्यू क्या आएगा? रो जी एच। आ रही बात समझ में? अब सपोज मैं क्या करता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट नहीं करता, मैं बोलता भाई सरफेस पे प्रेशर है P0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है सरफेस पे, ठीक? तो मैं क्या बोल देता, यहां का प्रेशर कितना है? P0। तो यहां से मैं नीचे आता तो प्रेशर कितना बढ़ता? एच हाइट नीचे आया हूं तो रो जी एच बढ़ता। तो यहां का प्रेशर क्या मैं लिखता? P0 प्लस रो जी एच। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर आप लिक्विड के अंदर एच हाइट नीचे जाते हैं तो किसी भी पॉइंट का फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे, परपेंडिकुलर एच हाइट नीचे, प्रेशर क्या होगा? P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी एच। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? रो क्या है यहां पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर आप पानी लोगे तो डेंसिटी 1 kg पर मीटर 1000 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हो। मर्क्यूरी लोगे तो 13.6 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। सब लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग रहती है। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है बच्चों? डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। पानी की जो फ्री सरफेस है उससे वो डेप्थ। आ रही बात समझ में? तो अगर सपोज आपका गिल्स आ गया, गिल्स आ गया मतलब आप पानी के अंदर सांस ले सकते हो। पानी के अंदर क्या ले सकते हो? सांस। तो आप समंदर के तल तक पहुंच जाओगे क्या? क्योंकि जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो आपके बॉडी का स्केलेटन का एक लिमिट है ना, उसके बाद पानी आपको क्या कर देगा? क्रश कर देगा। एक्सप्लोड नहीं होगे, क्या होगे? इंप्लोड। क्या होगे बच्चों? इंप्लोड। अभी आप लोग ये ट्रेजेडी सुने थे, अभी जो 4 लोग टाइटैनिक का वो देखने गए थे तो इंप्लोजन हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया, क्रैक आ गया था उसमें, जिसके कारण डेप्थ पे जाते ही इंप्लोड हो गया। वो प्रेशर के कारण क्या हो गया? इंप्लोड। आ रही बात समझ में? कल इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे। जा सकते हो, बाय।